जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और मैं ऐसी एक शख्सियत जिनके बारे में अगर कुछ मैं कहूं तो मुझे लगता है कि सूरज को दीपक दिखाने की बात होगी। श्री गजानंद माधव मुक्ति बोध। छत्तीसगढ़ में आपका समय बहुत समय बीता। इससे पहले अलग अलग स्थानों पर रहे और बहुत सारे कम लोगों को मालूम होगा कि साहित्यिक रचनाओं के अलावा वे एक अच्छे पत्रकार भी थे। हालांकि सरकारी विभाग में काम करने की वजह से छद्म नामों से उन्होंने जो राजनीतिक टिप्पणियां लिखी वो अपने आप में ऐतिहासिक है। नया खून नागपुर से जो निकलता था, उसके बाद में सारथी, हम सब जानते हैं द्वारका प्रसाद मिश्र राजनीति के चाणक्य कहे जाते थे। सारथी पहले जबलपुर से छपता था, फिर उसके बाद में नागपुर में जब छपना शुरू हुआ तो उसमें भी श्री गजानंद माधव मुक्ति बोध जी ने अपनी रचनाएं लिखी। बहुत अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ के पत्रकारों और इस पर हम एक चर्चा कर रहे हैं कि क्या लिखा गया क्या नहीं लिखा गया। श्री रमेश गजानंद माधव मुक्ति बोध हमारे साथ में हैं और बहुत सारी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं, उनके सुपुत्र हैं और बहुत सारा काम उन्होंने जो समग्र मेरे हाथ में देख रहे हैं, ऐसी 8 समग्र जो है मुक्ति बोध समग्र 8 खंड, 8 एक समग्र में 8 खंड में इसकी तैयारी करना, इसकी रचनाओं को ढूंढना और उसको हस्तलिखित भी आपने किया, बड़ा काम था। रमेश जी से ही जानते हैं उनकी बात। शुरू करते हैं उनकी एक कविता से, बहुत अच्छी। तो क्या थी रमेश भैया वो कविता? वो कविता थी जी, कहने दो उन्हें जो ये कहते हैं जी, तुम्हारे पास, हम उसका एक बंद पढ़ रहा हूँ मैं जी, जी, तुम्हारे पास हमारे पास सिर्फ एक चीज है जी, ईमान का डंडा है, बुद्धि का बल्लम है, हृदय की तगारी है, तसला है, हृदय की तगारी तसला है, नए नए बनाने के भवन आत्मा के मनुष्य के हृदय की तगारी में ढोते हैं हमें लोग, जीवन की गीली और महकती हुई मिट्टी को। एक छोटी सी 8-10 लाइन की एक कविता की ली है और बड़ा अच्छा लगता है कि रमेश भैया आपने तो बहुत सारा काम किया है। कुछ आप बता रहे थे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, तो क्या बात थी वो? असल में पिताजी तो लिख के चले गए। जी जी, वो इतना साहित्य था, वो इतना गड़बड़ था कि पुलिंदे के पुलिंदे पड़े हुए थे। जी जी, तो पहले तो मुझे रचनाओं का छांटना पड़ा कि हर एक रचना मतलब वो कविता है, कहानी है, निबंध है। तो मुझे जो पहले गद्य लगा और जो पद्य लगा उनको मैंने अलग अलग किया। फिर वो सवाल आया उस जमाने में, जब मैं, ये 64 की बात है, 64 में सन 64 में तो फोटोकॉपी का ज़माना नहीं था और मैं किसी दूसरे को टाइप करने उनकी पांडुलिपि दे नहीं सकता था। शायद वो नष्ट हो जाए उसके हाथ से, गुम हो जाए, खो जाए। तो मैंने उन सब कविताओं का और उनकी रचनाओं का, निबंधों का, कहानियों का अपने हाथ से पूरा मैंने उनकी नकल की उतारी है। तो एक तरीके से बता रहे थे कि आप पिताजी की सॉफ्टवेयर थी। पिताजी तो अपना सॉफ्टवेयर करके चले गए, बाकी का पूरा हार्डवेयर मैंने किया है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। गजानंद जी के बारे में आप अच्छी बात बता रहे थे कि मुक्ति बोध जी के बारे में कि किस तरीके से जब लिखा भी आपने, एक शब्दों में कहें तो किस तरह के कवि थे? कवि के बारे में ये कहा जाए तो मुझे लगता है उनकी करीब करीब बहुत सी कविताओं में आत्मा शब्द आता है, इसलिए मैं तो उनको आत्मा का कवि मानता हूँ। जी जी जी, मतलब बहुत सारी चीजों में जगह लगातार उनका आत्मा से साक्षात्कार होता है। आत्मा से साक्षात्कार, आत्मा को खोलते भी हैं वो। जी जी, और आत्मा को और आत्मा विमोचना भी करते हैं वो। आत्मा आलोचना करते हैं। उन्होंने ये जो अभी कविता पढ़ी थी कि सफलता नहीं चाहिए, असफलता। असल में सफलता से दूर भागते थे वो। जी जी, बल्कि असफल कवि हैं वो। जी, बहुत ही क्लिष्ट और बहुत ही समझने के लिए अगर उनकी देखा जाए पूरी जीवनी में कि मुक्ति बोध जी ने जो लिखा वो सबके बस की बात नहीं है उसको समझना। हिंदी साहित्य में बड़ा कहा जाता है कि क्लिष्टता के साथ में और गंभीरता के साथ में बहुत ही गहन बात कही है उन्होंने। मैं अगर पत्रकारिता की बात करूं आप तो थोड़ा सा परिचय कि किस तरीके से पत्रकारिता रही आपकी? पत्रकारिता मैं 1953 में पिताजी के पास आके जी जी मिला। उसके पहले मैं अपने दादा दादी के साथ रहता था। तो 53 में जब मैं आया तब वो सारथी निकलना चालू हो गया था। सारथी पहले जबलपुर से निकलता था
और नया खून। जी जी। तो नया खून में तो लिखाई का जब तक उनका नागपुर में रहे तब तक नया खून बराबर लिखते रहे, और सारथी में फिर उन्होंने लिखना चालू किया। सारथी में जब लिख रहे थे तो उनका छद्म नाम से लिखते थे, अवंतीलाल गुप्त, योगेंद्र नारायण, बिंदेश्वरी प्रसाद वगैरह वगैरह नाम से। इसलिए कि सरकारी नौकरी में थे। उनका थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से सरकारी नौकरी में थे, प्रकाशन विभाग से लेकर कैसे? प्रकाशन जबलपुर से आने के बाद प्रकाशन विभाग में उन्होंने नौकरी ज्वाइन की। अब इसको हिंदी में क्या कहा जी जी, वो मतलब उसमें लग गए, उसमें काम में लग गए। हाँ, पत्रकारी थे वो सूचना प्रकाशन विभाग में। तब तक नागपुर जो था वो मध्य प्रांत की राजधानी था। और उसके बाद फिर मुझे लगता है 56 के आसपास उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो नागपुर ज्वाइन किया, आकाशवाणी। और आकाशवाणी से जब उनका तबादला भाषा और प्रांत रचना के स्वरूप भोपाल हुआ, तब वो भोपाल न जाकर उन्होंने नया खून के संपादक रूप में नया खून का पूरा भार अपने ऊपर ले लिया उन्होंने। नया खून बड़ा चर्चित अखबार हुआ करता था नागपुर का, जिसकी जो है रचना, जो नया खून रायपुर मतलब मध्य प्रदेश का विभाग हुआ करता था, मध्य प्रांत, सीपी बराज, सेंट्रल प्रोविंस कहते हैं, यहाँ तक आता था और बड़ा लोकप्रिय अखबार था, साप्ताहिक। हाँ, काफी लोकप्रिय तो था ही वो। और खास करके छत्तीसगढ़ में भी वो आता था। ये उसमें उनके विज्ञापन वगैरह मैंने देखे हैं, एक आध अंक मेरे पास होगा भी शायद उसका। तो और नया खून का जो एक श्रद्धांजलि अंक निकला था, स्वामी जी कृष्णानंद सोख्ता निकालते थे उसको नागपुर से। तो नागपुर से फिर रायपुर आना कैसे हुआ, राजनांदगांव आना कैसे हुआ? इसका नागपुर में शरद कोठारी और लज्जा शंकर हरदेनिया, ये मॉरिस कॉलेज के प्रोफेसर थे, विद्यार्थी थे। तो पिताजी का नाम उन्होंने सुन रखा था, इसलिए पिताजी के पास मिलते आते थे। जब राजनांदगांव में 58 में कॉलेज खुला तो शरद कोठारी और कन्हैयालाल अग्रवाल जी के प्रयत्नों से वो राजनांदगांव में आए और दिग्विजय महाविद्यालय में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। और पढ़ाना क्या, हिंदी साहित्य लेते थे वो, हिंदी साहित्य के बारे में। दोनों नाम जो शरद कोठारी जी हैं सवेरा संकेत के संपादक रहे हैं और संस्थापक भी हैं, और इसके अलावा लज्जा शंकर हरदेनिया अभी भी हैं और बड़े मशहूर पत्रकार कहे जाते हैं। तो पत्रकारिता से एक बड़ा नाता था मुक्ति बोध जी का। अब बाद में सवेरा संकेत में भी कुछ लिखा उन्होंने, सवेरा में कुछ ऐसा? सवेरा संकेत में भी उन्होंने लिखा, पर उसका मेरे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, मेरे पास कोई कुछ रचनाएं नहीं, उनकी कटिंग नहीं है मेरे पास, पर लिखते थे वो। जी जी। तो एक पत्रकारिता के रूप में भी, एक साहित्य में भी तो उनकी रचनाएं छपी करती थी साहित्यिक पत्रिकाओं में, लेकिन एक राजनीतिक और दूसरे तरीके की भी पत्रकारिता में उनका बड़ा दखल था। क्या कुछ कहोगे पूरा? रमेश भैया आप सुपुत्र भी हैं, अब थोड़ा सा परिचय दीजिए, कितने पुत्र हैं उनके और क्या? हम लोग अभी 4 भाई हैं। जी जी। एक बहन थी। जी जी। वो गुजर चुकी है। जी जी। और चारों भाई यहाँ पर यही रहते हैं रायपुर में? चारों भाई हम लोग रायपुर में, और खास बात है कि हम एक ही कॉलोनी में, एक ही लाइन में रहते हैं। मेट्रो ग्रीन्स में 4 अलग अलग बंगले बने हुए हैं, एक साथ बने हुए हैं। उसमें श्री रमेश भैया हैं, साथ में श्री दिवाकर मुक्तिबोध हैं, बड़े पत्रकार रहे, बहुत सारे जगह में काम किया। दिलीप भैया हैं, बीएसपी में थे, अभी बीएसपी में। और उसके बाद में गिरीश मुक्तिबोध हैं, सबसे छोटे गिरीश भैया हैं, तो वो भी पत्रकार हैं और बहुत सारी जगह में काम करते हैं। क्या कुछ कहोगे? पत्रकारिता से भी बड़ा नाता परिवार कर रहा, आप कुछ कहना चाहो, अपने मन की बात कहिए। पत्रकार के बारे में क्या कह सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कह सकता, क्षमा चाहूंगा मैं। बहुत अच्छी बात है। रमेश भैया, अपने मन की क्या बात है? आपको क्या लगता है कि मन में कोई बात रहे कि मुक्तिबोध जी के लिए कहें या परिवार के इस संस्कार के बारे में कहें, क्या कहोगे आप? मुझे कुछ नहीं कहना, जो है मैं उससे संतुष्ट, बस इतना मैं कहूँगा। बहुत अच्छी बात है कि आदमी को अपने जो कर्म है या जो काम किया उससे संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संतोषी जीवन, संतोषी सदा सुखी। रमेश भैया आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर जी भी हैं, उन्होंने साथ देते हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।